हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 9th के इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्सेज के पार्ट 3 को करेंगे। इससे पहले हम अपने 2 पार्ट्स कर चुके हैं। उनमें हमने पीपल को एज ए रिसोर्स किस तरह से वो वर्क करता है वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी। इकोनॉमिक मार्केट एंड नॉन मार्केट इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक जो रहता है अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ असेस्ट। इन दोनों टॉपिक्स को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ अर्निंग्स ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। किसी भी इंडिविजुअल को मार्केट में अर्निंग करने के लिए 2 डिटर्मिनेंट्स की ज़रूरत होती है। फर्स्ट एजुकेशन और सेकंड स्किल, यानी कि वो एजुकेटेड होना चाहिए और सेकंड जो वो काम कर रहा है उसमें उसको जो है वेल स्किल्ड होना चाहिए वो, ठीक है। और उसके बाद एजुकेशन एंड हेल्थ किस तरह से जो है एक असेस्ट बन जाते हैं। लिटरेट एंड हेल्थी पॉपुलेशन इज़ एन असेस्ट। किसी भी कंट्री के लिए जो एजुकेटेड और हेल्थी पॉपुलेशन होती है वो एक असेस्ट का वर्क करती है, असेस्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। एजुकेशन फर्स्ट स्टेप ऑफ एजुकेशन किस तरह से हेल्प करती है असेस्ट में। एजुकेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो एजुकेशन है वो इंडिविजुअल पर्सन है उसकी ग्रोथ के लिए वर्क करती है, एक इनपुट प्रोवाइड करती है उसको उसकी ग्रोथ में, ताकि वो बाद में जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है या इनपुट जो है वो बाद में आउटपुट के रूप में एक वेल एजुकेटेड पर्सन प्रोवाइड कर सके। Education contributes to word of growth of society also and it enhance the national and income cultural richness। क्या कहते हैं कि एजुकेशन है वो कंट्रीब्यूट करती है सोसाइटी की ग्रोथ में भी और नेशनल इनकम और जो कल्चरल रिचनेस है उसको भी जो है डेवलप करने में जो है एजुकेशन हेल्प करती है। ये देख फॉर एग्जांपल जो एजुकेटेड पर्सन होंगे वो अच्छे से वर्क करेंगे तो उनको जो है हायर एजुकेटेड पर्सन को हायर सैलरी मिलेगी और वो जो है वो अपने स्किल के वेल स्किल्ड होंगे तो अपनी स्किल के अकॉर्डिंग या एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो अच्छा काम करेंगे या ज़्यादा काम करेंगे, जिससे क्या होगा नेशनल इनकम है उसमें भी ग्रोथ होगी और जो सोसाइटी है उसके वेलफेयर के लिए भी वो वर्क करेंगे। इट आल्सो इन्हेंस द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नेंस। और ये जो है गवर्नेंस की एफिशिएंसी को भी इन्हेंस करता है। गवर्नमेंट जो है कुछ स्टेप आउट करती है, कुछ स्टेप जो है गवर्नमेंट ने भी लिए हैं एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कंट्री में। फर्स्ट स्टेप है एलिमेंट्री एजुकेशन विद ए स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स की फैसिलिटी गर्ल्स के लिए भी जो है स्पेशल एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करने का जो है जारी किया है गवर्नमेंट ने। और सेकंड नवोदय स्टेप लिया है। नवोदय विद्यालय हैव आल्सो बीन सेट अप इन ईच डिस्ट्रिक्ट। जो नवोदय विद्यालय है वो भी हर डिस्ट्रिक्ट में जो है सेटअप किए गए हैं। Vocational streams have been developed in equip high school students for educational vocational knowledge and skill। तो वोकेशनल स्ट्रीम्स हैं वो भी स्टार्ट की गई है, किसके लिए, हायर स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ऑक्यूपेशनल नॉलेज और स्किल को डेवलप करने के लिए वोकेशनल स्ट्रीम्स जो है वो भी लागू की गई है। एज अ रिजल्ट में फिर गवर्नमेंट को क्या मिलता है कि जो लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज हो गया है फ्रॉम 18% जो इन 1950, यानी कि जो 1950 में जो लिटरेसी रेट था वो 18% था, फिर 2001 में जो है वो 74.4% हो गया। एंड जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम है वो एक्सपेंड हो गए हैं, बढ़ गई है उनकी संख्या ओवर टू 5 lakhs विलेजेस इन इंडिया, यानी कि 5 लाख तक के स्कूल जो हैं वो प्राइमरी विलेजेस में भी जो है प्राइमरी स्कूल जो है वो एक्सपेंड हो गए हैं या खुल गए हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप आता है हेल्थ इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो हेल्थ क्या है वो जैसे एजुकेशन ज़रूरी है उसी तरह से जो है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हेल्थ भी इतनी ही ज़रूरी होती है। हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस। तो हेल्थ है वो एक पर्सन को हेल्प करती है ये रियलाइज़ करने में कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना पोटेंशियल है किसी भी वर्क को करने के लिए। और सेकंड, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ या मेंटल स्ट्रेंथ को पावरफुल बनाने के लिए हेल्थ ज़रूरी है। सेकंड, द एबिलिटी टू फाइट द इलनेस। तो सेकंड जो है कि वो एबिलिटी प्रोवाइड करती है हेल्थ किसी भी बीमारी से या किसी इलनेस से जो है फाइट करने के लिए।
इनहेंस हम कह सकते हैं कि जो इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। तो पॉपुलेशन की हेल्थ में जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि जिससे कंट्री की जो है प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हेल्थ केयर सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम जो है ये दोनों ही बहुत अच्छे हों। ठीक है, हेल्थ केयर के लिए जो है गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप जो है लिए हैं, क्या किए हैं। आवर नेशनल पॉलिसी टू एम्स एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल सर्विसेज, न्यूट्रिशन सर्विसेज विद ए स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। क्या कहता है कि नेशनल पॉलिसी है उसका एम रहा है ये करने के लिए कि इम्प्रूव करें हम हेल्थ केयर जो सिस्टम्स है उनकी एक्सेसिबिलिटी को जो है इम्प्रूव करें, फैमिली वेलफेयर के लिए प्लानिंग करें, न्यूट्रिशन सर्विस है वो सबको प्रोवाइड हो, और स्पेशल फोकस जो है किस एरिया पे किया गया है, जो अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट होते हैं ना पॉपुलेशन का, जो अंडर प्रिविलेज सेगमेंट होता है यानी जिनकी पहले ग्रोथ नहीं की है, जिन पर जो है पहले ध्यान नहीं दिया गया, या फिर जो एक तरह से हम कह सकते हैं जैसे चाइल्ड और जो वुमेन्स हैं उनकी सेक्टर्स में या उन सेक्टर्स में ज़्यादा जो है प्लानिंग की जाती है या उन सेक्टर्स में ज़्यादा वर्क किया जाता है हेल्थ केयर सिस्टम को लेके। ठीक है, तो रिजल्ट में क्या आया, रिजल्ट में आया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ बीन इंक्रीज्ड, इन्फेंट मोरालिटी रेट जिसको IMR कहते हैं हैज़ कम डाउन, क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप्ड। तो ये क्या कहता है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम हिंदी में बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। तो यानी कि जो जीवन की जो प्रत्याशा है एक तरह से हम कह सकते हैं कि फिगर होता है जिसको हम बनाते हैं ये बताने के लिए भी कि एक नॉर्मल एवरेज जो पर्सन है वो कितने साल तक जिएगा या उसकी जो लाइफ है वो कितने ईयर्स की होगी। ठीक है, तो इसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलेंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और वो नीचे गिर गया है, और क्रूड बर्थ रेट्स हैं वे भी ड्रॉप हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था कि हेल्थ और जो एजुकेशन है वो किस तरह से हेल्प आउट कर सकती है, और गवर्नमेंट जो है हेल्थ और एजुकेशन को किस तरह से उसके फील्ड में वर्क कर रही है, अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, इम्प्रूवमेंट के लिए वर्क कर रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमारे जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहता है आई थिंक। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिट when people who are willing to work at the going wages not can find job। देखो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि जब पीपल यानी कि लोग वर्क करना चाहते हैं, उनकी इच्छा होती है काम करने की, लेकिन उनको काम जो है या जॉब जो है वो उनको मिल नहीं रही, उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। द प्रॉब्लम एग्जिस्ट बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरिया ऑफ इंडिया। तो जो ये प्रॉब्लम है ये रूरल और अर्बन एरिया दोनों, इंडिया के दोनों ही एरियाज़ में देखी जा सकती है। देखो हमने स्कल और विलास का जो है की स्टोरी पढ़ी थी, तो उसमें हमने देखा था कि भी जो सकल है उसकी मदर जो है वो घर पे काम करती है, घर के सारे काम करती है, बच्चों की देखभाल करती है, ठीक है, उनके लिए खाना वाना बनाती है और सारे काम करती है, और जो है अपने हस्बैंड की जो है खेत में बूटा जो है उनकी हेल्प करती है, राइट। तो वो क्या हो गया कि वो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट में जो है काउंट नहीं कर सकते। क्योंकि जो शीला है यानी कि जो शकल की मदर है वो ये चाहती ही नहीं है कि भाई उसको काम मिले, मतलब वो बाहर जाके, बाहर के एरिया में जाके जो है काम करना, मार्केट में जाके वो काम करना चाहती, वो उसकी वो डिज़ायर नहीं है, इसलिए हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं रख सकते। हाँ, अगर इधर देखें विलास की जो मदर है वो बाहर जाके काम करती है, फिश सेलिंग का वर्क करती है। अगर फॉर एग्जांपल हम ये मान के चल लें, इमेजिन कर लें कि जो शीला की मदर है वो फिश सेलिंग का वर्क करना चाहती है, लेकिन मतलब उसको काम मिल रहा है, लेकिन अगर उसको काम ना मिले तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि जो विलास की मदर है वो क्या होगी, एक अनएम्प्लॉयमेंट का जो है एग्जाम्पल होगी, लेकिन अभी तो उसको वर्क मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हम ऐसी सिचुएशन में यही कह सकते हैं कि जैसे जो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा, तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, ओके। और ये प्रॉब्लम जो है इंडिया में रूरल और अर्बन दोनों ही, यानी कि शहरों में भी और गांव में भी दोनों ही एरिया में देखी जा सकती है। there is educated unemployment in one area in urban area and seasonal and discussed unemployment exist in rural area। अब ये क्या कहता है कि तीन तरह की जो है बेसिकली जो है अनएम्प्लॉयमेंट होती है। फर्स्ट जो है ये
सीजनल एंड डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये कहाँ मिलती है, ये बेसिकली अगर देखें तो जो है ये रूरल एरिया में पाई जाती है, और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादातर अर्बन एरिया में यानी कि शहरों में देखी जाती है। अब ये आता है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप हैं, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, दिस हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। ठीक है, तो सीजनल की इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब लोग हैं उनको वो काम करने के लिए एबल हैं, लेकिन उनको जॉब है वो साल के कुछ ही मतलब ईयर के कुछ ही मंथ्स में जो है उसको उनको काम जो है मिल रहा है। ओके, तो मतलब उनको काम जो है कुछ एरिया कुछ टाइम के लिए जो है मिलता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्रीकल्चर के फील्ड में लेते हैं, तो जो फार्मर होते हैं उनको वर्क मिलता है सीजन के टाइम, सीजन के अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे ईयर के कुछ ही महीनों में, जैसे अक्टूबर नवंबर में कटाई बुआई बिजाई का समय होता है, फिर मार्च अप्रैल में जो है कटाई वगैरह का वर्क होता है। तो जो है, लेकिन जो बीच का एरिया होता है, ठीक है, जनवरी फरवरी, तो उस टाइम पे जो है उनको जो है कोई वर्क नहीं होता, या होता है तो सिर्फ ये लगा लो कि पानी देना या फर्टिलाइजर्स वगैरह एग्री इसका इरिगेशन वगैरह का वर्क होता है। ओके, लेकिन जैसे जुलाई के बाद जो है, जून से मई के बाद जो है वो फ्री हो जाते हैं, और जुलाई तक जब तक जो है नए सीज़न की जो है बुआई वगैरह नहीं होती, जवार बाजरा की जो है हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो जवार बाजरा की जब तक बुआई नहीं होती तब तक जो वो 2-3 महीने जो होते हैं वो उनके अनएम्प्लॉयमेंट के होते हैं। ओके, तो उसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। फिर आता है डिस्कस्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट, इन दिस पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट एक्चुअली दे आर नॉट एडिंग टू द प्रोडक्टिविटी। अब ये क्या कहता है कि इसमें है कि ऐसे पीपल जो हैं वो उनको काम तो मिल रहा है, वो वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वे जो है प्रोडक्टिविटी है उसमें कोई एडिंग नहीं करे या कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करे, प्रोडक्टिविटी सेम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम दे सकते हैं कि खेत में वर्क, जब फील्ड में वर्क करने के लिए 5 लगे, किसी भी लैंड पे जो है लिमिटेड लैंड है, उस पर कटाई करने के लिए जो है 5 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर 8 लोग लगे, यानी कि फैमिली मेम्बर्स लगा लो या फिर और कुछ, 8 लोग जो हैं वो कटाई के लिए लगे हुए हैं। तो उसमें से जो 3 एक्स्ट्रा है, यानी कि कटाई के लिए सिर्फ 5 की ज़रूरत है, लेकिन लगे हुए हैं 8। तो वर्क तो यानी कि जॉब तो 8 को मिली हुई है, लेकिन ज़रूरत कितनी है, नीड कितनी है, सिर्फ 5 मेंबर्स की है। तो वो जो बाकी 3 जो एक्स्ट्रा हो गए, वो एक्स्ट्रा क्या आएंगे, वो डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या है कि जो प्रोडक्टिविटी यानी कि लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वहाँ से वो लिमिटेड ही आएगी प्रोडक्टिविटी, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा पर्सनस हैं उसकी नीड नहीं है, वो सिर्फ जो है एम्प्लॉयमेंट, उनको सिर्फ वर्क मिला हुआ है, प्रोडक्टिविटी में कोई बेनिफिट नहीं होता। तो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को हम डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ओके, ये हमने एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया। अब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, दिस हैपन्स व्हेन एजुकेटेड यंग पीपल फेल टू फाइंड एनी जॉब। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हम एजुकेटेड होते हैं, हमारे पास फुल एजुकेशन होती है किसी भी जॉब को पाने के लिए, लेकिन जॉब रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमें जो है जॉब नहीं मिल पाती। ओके, तो इस वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो होगी उसको हम जो है एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ओके, यानी कि और जो इंडिया में क्या है कि इंडिया में एज कंपेरिजन टू जो सेकेंडरी लेवल्स जो होते हैं, यानी कि जिनकी एजुकेशन है वो सेकेंडरी लेवल तक है, उसके कंपैरिजन में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो कैंडिडेट होते हैं उनकी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखी जाती है। अब इस चैप्टर में कुछ अदर फैक्टर्स भी आते हैं, उनको भी देखते हैं। क्या है कि द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन देयर सेक्शंस डज नॉट मैच विद ईच अदर। तो जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो हमने अभी डिस्कस किया था कि 3 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो वो क्या है कि वो सब सेक्शन से जो है वो जो है एक दूसरे से मैच नहीं करती, कि ये कंपलसरी नहीं है कि वो एग्रीकल्चर ही फील्ड में ही अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। इस तरह से जो है अलग अलग सेक्टर्स में जो है वो मिक्सअप होती है, कि उनसे जो है वो मैच नहीं करती। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर ऑब्जर्विंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, सम सरप्लस लेबर इन द एग्रीकल्चर हैज़ मूव्ड टू आइदर द सेकेंडरी और द टेरिशरी सेक्टर। अब ये कहता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा लेबर्स की जो है ज़रूरत होती है इकोनॉमी के लिए।
ठीक है। और जो इसी एरिया से कुछ जो एग्रीकल्चर से ही जो लोग सरप्लस लेबर होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि उनको एग्रीकल्चर के फील्ड में जो है वर्क नहीं मिलता, वो लोग जो है मूव करते हैं किसकी साइड में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की साइड में, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, या फिर टेरिशरी सेक्टर की साइड में, जिसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। ओके। फिर नेक्स्ट आता है कि इन सेकेंडरी सेक्टर सम पीपल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज मोस्ट लेबर ऑब्जर्विंग। तो सेकेंडरी सेक्टर जो है वहाँ पर स्मॉल स्केल के जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा, या ये कह सकते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा लेबर ऑब्जर्विंग होती है। सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग के उसमें जो लेबर्स की ज़रूरत होती है वो स्मॉल स्केल के मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा ज़रूरत होती है।